हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अपन ने सैटरडे को जो क्लास ली थी वीट की, उसके अंदर आप लोगों ने वैरायटीज को पढ़ाया था कि वैरायटीज गेहूं की वैरायटीज कौन कौन सी है, और आपने सारी वैरायटीज देख ली थी। तो आप लोग घर पे इसको अच्छे से याद कर लिया होगा कि वैरायटीज कितने प्रकार की है, सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, डबल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, ट्रिपल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है। तो ये सारी वैरायटीज जो है आपने घर पे याद कर ली होगी। कल कुछ 5-7 बच्चों का कमेंट्स आया था मेरे पास, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं मेरे। उन्होंने पूछा था कि सर हमें ये डाउट था कि जो जीन है उसके अंदर जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के अंदर डॉक्टर एनी बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बीच में कन्फ्यूजन रहता था। तो ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया कि अब भारत के है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, क्योंकि उसका बेस्ट एग्जांपल है कि भारत के अंदर जो एम एस स्वामीनाथन है, स्वामी जो कास्ट है वो भारत के अंदर कास्ट है, इसलिए हमारा हमेशा के लिए डाउट दूर हो गया। तो इस प्रकार से आप भी कोई कमेंट्स है वो अगर आपको डाउट हो तो उसमें जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो अपना क्लास है ये आज आपकी गेहूं के बारे में इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से जितने भी आज मैं 5 से 6 लगभग आपको टॉपिक कराऊंगा वीट के, इसके अंदर मेन सारे मेन है, अपने आप के अंदर सभी टॉपिक मेन है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है सीड रेट। सीड रेट यानी गेहूं की बीज दर। बीज दर आपको पता होना चाहिए कि गेहूं की बीज दर कितनी होनी चाहिए। बीज दर जो है यहां से क्वेश्चन आता है कि गेहूं की सीड रेट है कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जो सामान्य बुआई है, जर्नल सोविंग है, सामान्य बुआई, सामान्य बुआई, सामान्य बुआई के लिए जो बीज दर है वो बेटा आपकी होनी चाहिए 100 केजी प्रति हेक्टर। कितनी होनी चाहिए? 100 केजी प्रति हेक्टर। 100 केजी प्रति हेक्टर आपकी सामान्य बुआई के लिए बीज दर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी किसी बुक्स के अंदर, कुछ बुक्स ऐसी है जिसके अंदर आपको 80 से 100 भी मिलेगा, 80 से 100 केजी भी मिलेगा, और किसी किसी में आपको 100 से 120 भी मिलेगा, 100 से 120 भी। तो इसका जो राइट तो मतलब है 100 केजी, 100 केजी प्रति हेक्टर। अगर आपको ऑप्शन में 100 केजी ना मिल रहा हो, 80 से 100 केजी मिल रहा हो, ऑप्शन में अगर 100 केजी ना हो, तब यह भी आपका राइट माना जाएगा एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सामान्य बुआई है, टाइमली सोविंग है। अगर आप टाइमली सोविंग करते हो उस टाइम टाइम से अगर सोविंग कर रहे हैं उसके लिए ये बुआई है। दूसरी आपकी जो लेट सोविंग कर रहे हैं, लेट सोविंग, लेट वैरायटी है, लेट सोविंग कर रहे हैं, या आप जो सोविंग का जो तरीका है वो कौन सा अपना रहे हैं? छिटकावा। कौन सा है? छिटकावा या छिटकवा, इसको इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड या लेट सोविंग। तो जो लेट सोविंग है इसके अंदर आपको बीज दर है वो आपको 20 से 30 केजी, 20 से 30 केजी अतिरिक्त करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी आपको। ब्रॉडकास्टिंग अंदर चाहे ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो, छिटकावा हो या आपकी लेट सोविंग हो, दोनों के अंदर 20 से 30 केजी बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी हो जाएगी? 100 के अंदर 20 से 30 केजी बढ़ाएंगे तो आपकी 100 से 120 से 25 केजी मान लो आप, 125 केजी प्रति हेक्टर, 125 केजी प्रति हेक्टर आपकी सीड रेट हो गई आपकी। लेट सोविंग, अगर आप लेट सोविंग कर रहे हैं तब, या आपका जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है कौन सी? छिटकावा विधि है, जो इससे छिड़कते, हाथ से छिड़कते हैं, उसके अंदर आपकी 100 से 125 केजी प्रति हेक्टर की बीज रखेंगे। तीसरी आपकी डिबलर, एक तो होगी सामान्य बुआई, दूसरी होगी लेट सोविंग, और तीसरा आपका डिबलर, डिबलर मेथड विधि। डिबलर जो विधि है इसके अंदर ओनली फॉर 25 से 30 केजी,
25 से 30 केजी प्रति हेक्टर। भाई डिबलर मेथड के अंदर सिर्फ ओनली 25 से 30 केजी प्रति हेक्टर रखते हैं। डिबलर मेथड क्या होती है? ऐसी लोहे का एक उपकरण होता है जिसके अंदर ऐसे लोहे के आगे नुकीले सिरे निकले होते हैं। यहाँ जमीन के अंदर इसको अगर अपन बोते हुए चलते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, तो यहाँ से एक एक बीज डलता है जमीन के अंदर। इसलिए सबसे कम बीज दर की आवश्यकता किसमें होती है? डिबलर मेथड के अंदर होती है। तो सीड रेट आपको कंप्लीट हो गई कि सीड रेट सामान्य बुआई के लिए 100 केजी प्रति हेक्टर, और लेट सोविंग या बोर्ड कास्टिंग मेथड है उसके अंदर 100 से 125 केजी प्रति हेक्टर। डिबलर मेथड के अंदर ओनली 25 से 30 केजी प्रति हेक्टर। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रफ कर रहा हूं। ये तो आपकी बात हो गई सीड रेट की। अब बात आती है कि भाई सीड रेट जो सोविंग है, सोविंग कब करते हैं, इसका टाइम क्या है? वैसे मैंने टाइम आपको पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन अब आपको मैं नोट करवा रहा हूं कि टाइम कब, राइट टाइम कौन सा है सोविंग करने का। तो बुआई का समय, कौन सा समय है बुआई का जिसके अंदर इसकी सोविंग करनी चाहिए? ये आपकी कंप्लीट हो गई सीड रेट। सॉरी बुआई का समय, बेटा बुआई का जो समय है राइट सोविंग का समय, मतलब आप बिल्कुल सही समय से अगर बुआई कर रहे हैं, वो आपका 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, ये आपका है राइट सोविंग समय, मतलब टाइमली सोविंग। अगर आप टाइमली सोविंग कर रहे हैं, राइट सोविंग कर रहे हैं, तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का राइट सोविंग समय है, सही समय है सोविंग का। उसके बाद में दूसरा आपका लेट सोविंग कर रहे हैं, तो 15 नवंबर से आप दिसंबर की फर्स्ट वीक, कौन सी वीक? फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह, दिसंबर का जो पहला सप्ताह है वहां तक आप लेट सोविंग कर सकते हैं। अगर आपको लेट सोविंग करनी है तो लेट सोविंग का टाइम आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लेट सोविंग है, दिसंबर की फर्स्ट वीक तक लेट सोविंग है। और टाइमली जो सोविंग है आपकी नवंबर की फर्स्ट वीक से नवंबर की 15 तारीख तक। और दूसरी बात, इसको नवंबर का प्रथम पखवाड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पखवाड़ा। बेटा पखवाड़ा महीने में 2 होते हैं, एक तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, दूसरा 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो ये आपकी बुआई का टाइम है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। अब बुआई का समय आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से समय पे आपको टाइम पे सोविंग करना चाहिए। अब बात आती है सीड ट्रीटमेंट की। किसकी आती है? सीड ट्रीटमेंट। भाई बीज उपचार करके बोते हो नहीं बोते? फसल को बीज उपचार करके बोना चाहिए। तो बात आती है बीज उपचार की। सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार। बीज उपचार का महत्व क्या है? क्यों करते हैं बीज उपचार? भाई बीज, आपने 12th में एग्जाम अभी आप क्लियर करके आए हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि बीज उपचार का क्या महत्व है। तो बीज उपचार का सबसे पहला महत्व तो यह है कि बीज उपचार करके सोविंग करने से आपका जो जर्मिनेट है, अंकुरित है, वो आपका 100% होता है। मतलब गेहूं के अंदर टोटल जर्मिनेट कितना होता है? 85% होता है जर्मिनेट, अंकुरित। जो सीड आप बोते हो उसका 85% ही जर्मिनेट होता है गेहूं के अंदर। कितना होता है? 85%। तो बीज उपचार करके अगर आप बोओगे तो आपका जर्मिनेट अच्छा होगा। क्यों होगा? कि जमीन के अंदर सोइल बोरन डिजीज होती है, जिनको सोइल बोरन डिजीज बोलते हैं। सोइल के अंदर रोग होते हैं मृदा के अंदर। दूसरा, सोइल के अंदर इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। उन कीट क्या करते हैं कि जैसे आपने धान, कोई भी बीज जमीन में आप बुआई करोगे तो उनको उसकी खुशबू आएगी, और खुशबू आने के बाद में वो वहाँ पे आएंगे और उस बीज को काट के नष्ट कर देंगे।
और जब आप उसके ऊपर सीड ट्रीटमेंट कर दोगे, किसी दवाई से उसको बीज उपचार कर दोगे, चाहे वो आपकी ये फंजीसाइड है चाहे आपकी इंसेक्टिसाइड है, उसके बाद में क्या होगा कि उसको उनको स्मेल की जगह उनको बदबू आने लगेगी, बदबू आएगी, स्मेल गंदी आएगी, तो गंदी स्मेल आने के कारण वो वहां से दूर भागेंगे, उसके पास में नहीं आएंगे, इसलिए सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेटा सीड ट्रीटमेंट है ये 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 आप करते हो कवकनाशी। कवकनाशी जिसको आप फफूंदनाशी बोलते हैं, फफूंदनाशी भी बोलते हो, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? फंजीसाइड बोलते हैं, फंजीसाइड। अब जो ये आपकी कवकनाशी है, इसके अंदर वैसे तो मार्केट में कवकनाशी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके बेस्ट एग्जाम्पल चल रहे हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स बुक्स के अंदर है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो एग्जाम्पल आपके उसके लिए है कि वीटावेक्स या बाविस्टीन, वीटावेक्स या बाविस्टीन कितना? 3.5 ग्राम प्रति केजी सीड को। बेटा बीटावेक्स या बाविस्टीन, दो तो नाम आपको याद रखने हैं, या तो बीटावेक्स हो सकता है या बाविस्टीन हो सकता है, और उसकी डोज सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए? 3.5 ग्राम होनी चाहिए। एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ ग्राम की जगह मिलीग्राम कर देंगे या आपको किलोग्राम कर देंगे, तो आपको याद रखना है कि ये ग्राम में है, कोई मिलीग्राम में नहीं है, इसकी ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रति केजी मतलब 1 केजी बीज को उपचार करते हैं 3.5 ग्राम से। यहाँ पे आपको 25 केजी कर देंगे या 50 केजी कर देंगे, तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि 3.5 ग्राम बीटावेक्स या बाविस्टीन है, उससे ओनली 1 केजी बीज उपचार होता है। ये तो बात होगी कवकनाशी की। 2 नंबर पे आता है आपका कीटनाशी। कीटनाशी इसको इंग्लिश में इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड। बेटा कीटनाशी है, अब कीटनाशी के लिए कौन सा है सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, वो आपका कौन सा? क्लोरोपाइरीफॉस। जो क्लोरोपाइरीफॉस है, इसकी डोज कितनी है? 450 ml। बेटा ml में है ये, 450 ml प्रति 100 किलोग्राम 100 केजी सीड को। कीटनाशी जो दवा है, इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोपाइरीफॉस। इसकी जो डोज है कितनी? 450 ml में है, ये ध्यान रखना, ml है यहाँ पे, इस बात पे फोकस करना है। ml में दिया हुआ है, क्वांटिटी किस में है? ml में है। और कितने में है? 100 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बीज के लिए 450 ml क्लोरोपाइरीफॉस की जरूरत होती है। किसके लिए? कीटनाशियों के लिए। कीटनाशियों में जैसे दीमक है, उनको नष्ट करने के लिए। ठीक है। अब नंबर 3 आपका आता है जैव उर्वरक। कौन सा आता है? जैव उर्वरक। बेटा जैव उर्वरक जो है, इससे बीज उपचार करना चाहिए। इसमें सबसे गेहूं के लिए सबसे, वैसे जैव उर्वरक बहुत सारे हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीलरिसिवाल, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो गेहूं के लिए एग्जाम्पल है वो है आपका एजोटोबैक्टर। कौन सा है? एजोटोबैक्टर। एजोटो जो बैक्टर है, ये कितना लेते हैं? तो ये 3 पैकेट, कितने? 3 पैकेट प्रति हेक्टर। 3 पैकेट प्रति हेक्टर। 3 पैकेट का मतलब है कि एक पैकेट के अंदर कितना ग्राम का होता है? 200 ग्राम का। कितने का होता है? 200 का। तो 200 इंटू 3 इजिकल टू 600, मतलब टोटल कितना हो गया? 600 आपका ग्राम हो गया 1 हेक्टर के लिए। भाई एक पैकेट कितने ग्राम का होता है? बहुत बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 200 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 200। तो 3 पैकेट में कितने हो जाएंगे? 600 ग्राम। तो बीज
जो उपचार है ये 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 कवकनाशी या फफूंदीनाशी या फंजीसाइड, इसमें बीटावेक्स या बाविस्टीन, कितना 3.5 ग्राम प्रति केजी सीड। और कीटनाशी के अंदर है क्लोरोपायरीफॉस, इसके अंदर 450 ml है, ये ध्यान रखना है डोज, इस ये ग्राम में है ये ml में है, और कितना प्रति 100 किलोग्राम बीज को 100 किलोग्राम बीज को उपचार करते हैं। उसके बाद में जैव उर्वरक, जैव उर्वरक के अंदर कौन सा है, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए सबसे अच्छा आपका जैव उर्वरक है। ये क्या करता है, ये एजोटोबैक्टर जो है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उनको फिक्सेसिंग का काम करती है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करती है, फिक्सेसिंग का काम करती है, इसलिए जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कितना 3 पैकेट, एक पैकेट में कितना होता है 200 ग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। तो आपका बीज उपचार हो चुका है, किस किस से करते हैं ये भी आपने पढ़ लिया, तीनों प्रकार का पढ़ लिया है कि किस किस से करते हैं। ठीक है, याद रखना इसमें डोज इंपॉर्टेंट है कि कितनी डोज, और उसके बाद में कितना केजी, 2 चीज ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन घुमाते हैं तो यहां से थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में ना आए। इसके बाद में आपका है स्पेसिंग, भाई दूरी, बुआई की दूरी, स्पेसिंग। स्पेसिंग अब अपन बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय आपको दूरी का ध्यान रखना है कि कितनी दूरी पर बोना चाहिए। तो इसमें बेटा रो से रो या पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति कितनी होनी चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन आपकी कितनी होनी चाहिए 22.5 सेंटीमीटर में है ये। लाइन से लाइन 22.5 और प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधा, पौधा से पौधा, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी दूरी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी होनी चाहिए 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने नेक्स्ट पहली क्लास में बता चुका हूं आपको। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी 22.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है बेटा गहराई की, कि कितनी गहराई या डिप्थ सोविंग करनी चाहिए, कितनी गहराई पर सोविंग करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको एक जीन वाली वैरायटी है, कितनी जीन वाली, एक जीन वाली, तो उसको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, गहराई पर बोना चाहिए। अगर आपकी 2 जीन है, 2 जीन वाली वैरायटी है, तो इसको आपको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कितना 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अगर आपकी 3 जीन है, 3 जीन वाली वैरायटी है, तो इसको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कितना 3 से 4 सेंटीमीटर। और अगर आप सामान्य बुआई कर रहे हैं, जर्नली सोविंग कर रहे हैं, सामान्य बुआई कर रहे हैं, तो आपको कितनी गहराई पर बोना चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर सामान्य जो सीड है, सामान्य अन्य प्रचलित किस्में उनकी अगर आप बुआई कर रहे हैं तो कितनी गहराई पर बोना चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इसके बाद में अगर आपकी टॉल वैरायटी है, कौन सी है, टॉल वैरायटीज है, इसकी टॉल वैरायटीज का मतलब क्या हुआ, जो लंबी वैरायटी है, मेरे से भी लंबी वैरायटी है, उनकी हाइट काफी विकसित होती है, मेरे से भी लंबी वैरायटी है, उनकी लगभग 5 से 6 फीट की हाइट पे जो वैरायटी, उनको वो टॉल वैरायटीज बोलते हैं। इनकी जो गहराई है, इनकी गहराई 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। कितनी 9 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर। बेटा गहराई की बात की है, एक जीन वाली है उसकी 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, 2 जीन वाली है उसको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, 3 जीन वाली को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। जो सामान्य बुआई है उसको 4 से
5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, और जो टॉल वैरायटीज है उसको 8 से 9 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बोना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। दूरी हो गई, गहराई हो गई, बीज उपचार हो गया, बीज दर हो गई कि किस बीज दर पे कितनी बीज दर लेते हैं और दूरी कितनी कितनी रखते हैं, किस गहराई पर बोना चाहिए, बीज उपचार किस किस से करते हैं, ये बातें आपको पढ़ा दी गई है, समझा दी गई है। ठीक है, अब बात आती है कि जो बीज है उसकी बोने की विधि कौन कौन सी है। भी बीज की सोविंग करते हैं तो उसकी बोने की विधि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। बोने की विधि कितने प्रकार से सोविंग करते हैं? 6 प्रकार से सोविंग कितने प्रकार से है? 6 प्रकार से। टोटल 6 प्रकार से सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ड्रिलिंग यानी बीज मशीन, बीज मशीन। नंबर 1 कौन सी है? ड्रिलिंग यानी बीज मशीन। नंबर 2 आपकी फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल मशीन, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल मशीन। बेटा ये क्या चीज है? फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल मशीन, ये आज के समय में सबसे प्रचलित विधि है। सबसे प्रचलित विधि क्यों है कि आपको पता है कि गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके अंदर फर्टिलाइजर भी डालते हैं, और ये जो मशीन है इसके अंदर फर्टिलाइजर को गेहूं के साथ मिलाकर बुआई की जाती है। और इसमें क्या है कि लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट जो दूरी है वो मेंटेन रह जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट और डिप्थ जो गहराई है, तीनों बातें इसमें मेंटेन रह जाती है। पौधे से पौधे की दूरी फिक्स रहती है, लाइन से लाइन की दूरी फिक्स रहती है, और डिप्थ मतलब गहराई, जितनी गहराई पर आपको बोना है ये इसमें फिक्स रहता है। दूसरी बात कि आज के टाइम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बुआई करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, क्वेश्चन आता है कि गेहूं की बुआई करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आप बोलोगे सर फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल मेथड सबसे अच्छी विधि है। ड्रिलिंग मेथड इसमें क्या, ये पुराने टाइम में चलती थी, इसमें ओनली क्या बीज बोते थे, बीज बोने की मशीन है। नंबर 3 आपकी डिबलिंग मेथड या डिबलर, या डिबलिंग। डिबलर जो है इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर 25 से 30 किलोग्राम बीज रखते हैं। कितना बीज रखते हैं? 25 से 30 केजी प्रति हेक्टर। इसका कैसा होता है वो मैंने बताया कि ऐसे लोहे का बना हुआ एक जार होता है जिसके अंदर नुकीले होते हैं, और यहाँ पे क्या है एक एक बीज डलता है, तो इसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज रखते हैं डिबलर के अंदर। अब नंबर 4 जो मेथड है ये आपका छिटकावा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। भाई ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है ये क्या करता है किसान, ये पुराने समय में चलती थी पहले के टाइम में। तो पहले टाइम में क्या है कि इतने सारी मशीनें अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम किसान ऐसे इस मेथड से यूज करते हैं। इसमें क्या है कि एक थैले के अंदर बीज डाल लेता है और उसको हाथ से छिटकता हुआ चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 20 से 25 केजी, कम से कम 20 से 25 केजी तो बीज एक्स्ट्रा लगता है। कितना? 20 से 25 केजी तो बीज अधिक लगता है। दूसरा, कोई भी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी समान नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि कहीं बीज ज़्यादा डल जाता है, कहीं बीज कम डलता है। इसलिए ये मेथड अच्छी विधि नहीं है। जहाँ पे खेत का जोत का आकार छोटा है वहाँ पे, और जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मशीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे किसान उपलब्ध कराता है, ये बीज मेथड अपनाता है। या फिर जहाँ पे खेत उनके प्लेन नहीं है और उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पे ये मशीन जहाँ नहीं चल सकती वहाँ इसको अपनाता है।
तो अच्छी विधि के अंदर नहीं है ये। नंबर 4 है बेटा ये, सॉरी 4 विधि मैंने आपको बताई है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 5वीं जो मेथड मैं ऊपर समझा रहा हूं, जो 5वीं मेथड है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। नंबर 5वीं है बिहाइंड द प्लाउ। प्लाउ मेथड, बिहाइंड द प्लाउ मेथड। बिहाइंड द प्लाउ मेथड का मतलब बेटा कि हल के पीछे बी डालना, हल के पीछे बी डालना। तो इसके अंदर क्या है, इसमें 2 मेथड है। बिहाइंड द प्लाउ मेथड में 2 विधि है। कौन कौन सी है? एक तो है केरा, केरा केरा मेथड, और दूसरी है पोरा मेथड। कौन सी है? पोरा मेथड। अब इसमें क्या है बेटा, जो केरा मेथड है इसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट हल के नीचे बी डालते हैं, डायरेक्ट हल के नीचे बी डालते हैं। जबकि जो पोरा मेथड है इसमें क्या है, यहां पे एक इसमें नाई या ओरनी बनी होती है, ओरनी बनी मतलब ऐसी कुपीनुमा संरचना होती है, कुपीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर क्या है किसान बी डालता है। जैसे यहाँ पे आगे बैल चल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पीछे ये हल लगा हुआ है और यहाँ पे इसको पकड़ने का स्टैंड बना होता है, इसको पकड़ रखा है और यहाँ पे बी डाल रहा है, ये सोविंग हो रही है। कौन सी मेथड है? पोरा मेथड है। समझ गए पोरा मेथड कौन सी है? भाई जो पोरा मेथड है इसके अंदर एक नाई या ओरनी बनी होती है जिसके अंदर किसान बीज डालता है, वो तो है पोरा मेथड। और जो केरा मेथड है, केरा मेथड के अंदर क्या है कि डायरेक्ट किसान हल के नीचे बीज डालता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं केरा मेथड कौन सी है, पोरा मेथड कौन सी है। इसको बोलते हैं बिहाइंड द प्लाउ मेथड। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो मेथड है वो आपकी नई टेक्नोलॉजी मेथड है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, ओनली इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। ये आपकी FIRB नाम से है, ये बुआई की नई टेक्नोलॉजी मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है फेरो एरीगेशन रेस्ट बेड सिस्टम। फेरो एरीगेशन रेस्ट बेड सिस्टम, ये FIRB की फुल फॉर्म है और 6ठी विधि है और नई टेक्नोलॉजी विधि है, जिसकी ओनली फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना कि फेरो एरीगेशन रेस्ट बेड सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको 6 विधियां कौन कौन सी। नंबर 1 आपकी ड्रिलिंग, जो सामान्य बुआई विधि है, जो सामान्य मशीन की है जिसके अंदर बीज डालते हैं। नंबर 2 है फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल। फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल के अंदर क्या है कि सीड और फर्टिलाइजर दोनों को मिला के बुआई करते हैं। इसमें लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट दूरी जो है मेंटेन रह जाती है। नंबर 3 जो मेथड थी आपकी वो थी डिबलर। डिबलर के अंदर क्या है, ओनली मात्र 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद नंबर जो 4 मेथड थी वो थी आपकी छिटकमा, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के अंदर किसान क्या करता है, अब एक कट्टे में बीज डाल लेता है और हाथ से बीज को छिटकता है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। उसके बाद में 5वीं वो मेथड है वो आपकी बिहाइंड द प्लाउ मेथड। बिहाइंड द प्लाउ मेथड का मतलब है कि हल के पीछे बुआई करना। इसमें 2 मेथड है, एक तो है केरा मेथड और दूसरा है पोरा मेथड। केरा मेथड में क्या है कि किसान डायरेक्ट हल के नीचे भी डालता है, और पोरा मेथड में क्या है कि एक नाई या ओरनी बनी होती है और उसके अंदर किसान बीज डालता है, आगे बैल चलते रहते हैं, पीछे हल है और उसके बाद में किसान उसमें बीज डालता हुआ सोविंग करता है, उसको बोलते हैं पोरा मेथड। और नंबर जो 6 है वो है आपकी FIRB। इसका है फेरो एरीगेशन रेस्ट बेड सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक है बेटा,
तो जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, इसके अंदर आपका एक तो एनपीके बचा है और आपकी इरिगेशन की जो सिंचाई की विधि है, मेथड है, सिंचाई की कितनी विधि है, कौन कौन सी विधि से सिंचाई करते हैं और सिंचाई की स्टेज कौन सी है। एक क्वेश्चन आता है जो गेहूं की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो वो है CRI अवस्था। कौन सी है? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। ये बुआई के राइट 21 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद आती है? 21 दिन। 21 दिन बाद ये अवस्था आती है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि CRI की फुल फॉर्म क्या है, तो क्राउन रूट इनिशिएशन है। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये 6 विधि है, 6 की 6 आपको बताऊंगा कितने दिन बाद में कब आती है। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। दूसरे जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, वो हमारे डायरेक्ट ग्रुप में कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप उसमें नहीं है तो आप जो चैनल बना हुआ है उस चैनल के अंदर हमें बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या समझ में आया है, तो हम उसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। गेहूं का जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप पुराने एग्जाम कोई भी उठा लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ का मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।